हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। आपको पता है कि आपका पेपर जून में होने वाला है। फिलहाल तो हमें भी यही पता है कि आपका पेपर जून में होने वाला है। तो जो आपकी यूनिट 8 है उसमें से जो काव्य शास्त्र है, हमने भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों को कंप्लीट कर लिया था। बस आपके जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसमें हमें देखना था, जो सिद्धांत हमें दिए थे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के, उनको हम देखेंगे, बहुत सरल शब्दों में देखेंगे। और ये जो आप थंबनेल में देख रहे हैं ना, इसमें लिखा कि पूरा काव्य शास्त्र एक साथ समाप्त, तो आप ये 3 वीडियोस देखेंगे तो आपका जो काव्य शास्त्र है वो मोटा मोटा शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कि हमें काव्य शास्त्र में जो हमें काव्य शास्त्र दिया हुआ है उसमें हमको क्या देखना है। ठीक है, पहला हम जो काव्य सिद्धांत है वो किसका देखते हैं, वो हम देखते हैं जो हमारे प्लेटो है उनका हम काव्य सिद्धांत देखते हैं। और उनका जो काव्य सिद्धांत है वो कौन सा है, वो है आपका काव्य का जो सिद्धांत है वो काव्य के सिद्धांत के नाम से ही है। ठीक है, और जो हम उनके बाद देखते हैं वो हम देखते हैं अरस्तु का। ये आपका सिलेबस है। ठीक है, यहाँ हमको देखना है प्लेटो का काव्य सिद्धांत और अरस्तु का अनुकरण और विरेचन सिद्धांत। पहले हम देखेंगे प्लेटो का काव्य सिद्धांत। अब प्लेटो का काव्य सिद्धांत यहाँ बहुत बहुत कम शब्दों में मैं आपको समझा दूंगी, बाकी तो आपको पीडीएफ में दिया ही हुआ है कि जो प्लेटो का काव्य सिद्धांत है उसका जो उन्होंने अपने काव्य के संबंध, पहले सबसे पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो विचार रखे हैं उन्होंने वो किस में रखे हैं, अपनी किस रचना में रखे हैं। तो वो रखे हैं, जो उनकी रचना है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने अपने ये काव्य संबंधी विचार रखे हैं। ठीक है, और उसमें वो क्या बोलते हैं, उसमें वो बोलते हैं कि जो काव्य है वो क्या है, वो वास्तविकता नहीं है, वो क्या है, वास्तविकता की नकल है। हम ये पढ़ रहे हैं प्लेटो का काव्य सिद्धांत। तो वो क्या बोल रहे हैं, सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं क्योंकि पीडीएफ में तो आपको पूरा दिया हुआ है। वो बोल रहे हैं कि जो आपका काव्य है वो क्या है, वो वास्तविकता की नकल है। क्या होता है कि जो हम दुनिया में पहले से जो देखते रहते हैं वो पहले से ही जो सच्चे और आदर्श रूप में क्या है, प्रस्तुत है, और वो नकल है। ठीक है, जैसे एक मेज होती है, एक टेबल होती है, वो क्या है, एक आदर्श रूप है। और आदर्श रूप की क्या है, वो एक नकल है। किसी के दिमाग में एक बार कोई चीज आई होगी तो वो उसकी नकल है। तो काव्य क्या करता है, इस नकल की और नकल करता है, यानी कि वास्तविकता से वो 2 कदम क्या है, दूर है, इसलिए उसको वो नकल की नकल कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि काव्य जो है वो सत्य को पूरी तरह से नहीं दर्शाता। ये पूरा आपका दिया हुआ, मैं बस सरल शब्दों में बता देती कि उनके काव्य सिद्धांत में, प्लेटो के काव्य सिद्धांत में क्या है। और उन्होंने दूसरी बात क्या कही है, और उन्होंने दूसरी बात ये कही है कि जो काव्य है वो भावनाओं को क्या करता है, वो भड़काता है। क्या करता है, भावनाओं को भड़काता है। ये जो मैंने आपको बोला ना कि नकल की नकल है, सरल शब्दों में बता दिया, बाकी आपको यहाँ पर लिखा है। वो भावनाओं को क्या करता है, भड़काता है। और क्या करता है, नैतिकता पर प्रभाव करता है। और क्या करता है, आदर्श राज्य में काव्य की जगह क्या है, तो वो मानते हैं कि काव्य जो है युवाओं को गलत दिशा में ले जाता है। हालांकि वो उन काव्यों को स्वीकार करते थे जो नैतिकता, साहस और सद्गुणों को बढ़ावा दे। ठीक है, ये पूरी चीजों में यही चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब इनका जो काव्य सिद्धांत है इसका महत्व क्या है, इसका महत्व ये है कि जो इनका सिद्धांत है वो पश्चिमी साहित्य और दर्शन में क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें काव्य की जो प्रकृति है और उसके सामाजिक प्रभाव पर क्या हुआ, यहाँ से बहस शुरू हो गई। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, हालांकि उनके जो शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने क्या किया कि बाद में काव्य की रक्षा की और उसको भावनात्मक शुद्धिकरण का साधन बताया। फिर जब हम विरेचन सिद्धांत देखते हैं तो हमको वहां देखने मिलता है। तो मूलतः हम क्या मान सकते हैं कि जो प्लेटो है ना, प्लेटो के लिए काव्य क्या है, सत्य से दूर है, भावनाओं को भड़काने वाला है, नैतिकता के लिए हानिकारक हो सकता है, वो ऐसा समझते हैं। और वे चाहते थे कि काव्य समाज को नैतिक और तार्किक रूप से शिक्षित करे, ना कि गलत दिशा में लेकर जाए। ठीक है, और वो ये भी बोलते थे कि जैसे उनका एक उदाहरण है कि प्लेटो के पहले होमर आते हैं। तो होमर ने उनकी रचनाओं में, जैसे हम एक देखते हैं उदाहरण के लिए कि होमर की जो रचनाएं हैं उसमें क्या है कि देवी देवताओं और नायकों को मानवीय कमजोरी के साथ दिखाया गया है। उनके विचार में यह समाज के लिए गलत है, अनुचित है। तो ये सब इनके सिद्धांत में हमको यहाँ पर दिखता है। ठीक है, बाकी इनके में क्या है, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, ये रिपब्लिक में इनकी रचना में लिखा हुआ था। ठीक है, आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है, ये भी एक उन्होंने कथन कहा था। ठीक है, काव्य समाज के लिए हानिकारक है जिसका आधार मिथ्या है और वो उपयोगी कैसे हो सकता है। ठीक है, तो बस ये इनका काव्य सिद्धांत था। बाकी जो
काव्य का विरोध चार रूप में प्लेटो ने किया। कौन का? बौद्धिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, नैतिक स्तर पर और शुद्ध उपयोगितावादी स्तर पर। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं किसका? अगला हम देखते हैं अरस्तु का। तो अरस्तु में हम क्या सबसे पहले देखते हैं? अनुकरण का सिद्धांत देखते हैं। तो अनुकरण के सिद्धांत में हम देखते हैं कि जो अरस्तु हैं वो काव्य काव्य में भी खासकर क्या, जैसे कि नाटक और कविता, तो वो क्या वो भी मानते हैं कि ये क्या है? वास्तविकता की नकल है, वो मानते हैं इस चीज को। लेकिन आगे सुनिए, वो ये भी कहते हैं कि ये नकल जो है वो रचनात्मक और सकारात्मक होती है, जिसके लिए प्लेटो उसको नेगेटिव मान रहे थे। ये मानते हैं कि ये क्या है, ये आपके जो रचनात्मक और ये क्या है, ये सकारात्मक है। इनके अनुसार काव्य की जो प्रकृति है ये जीवन की सिर्फ नकल नहीं करती, बल्कि उसको सुंदर और व्यवस्थित ढंग से क्या करता है, ये उसको प्रस्तुत करता है। क्या करता है? उसको प्रस्तुत करता है। अब आगे हम देखते हैं कि उनके जैसे प्लेटो ने कहा था कि ये भावनाओं को भड़काता है, ये सत्य से दूर है, तो ऐसे ही जो अरस्तु के हम अनुकरण सिद्धांत में देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये जो नकल है, जिसको प्लेटो ने नकल कहा है, तो उसके आगे इन्होंने एक और विशेषण लगा दिया और इन्होंने कहा कि यह रचनात्मक नकल है। यानी कि काव्य में वास्तविकता को बेहद बेहतर और आदर्श रूप में यहाँ दिखाया जाता है। जैसे कि एक नाटक में नायक को वास्तविक इंसान से कहीं अधिक साहसी और गुणी हम बना सकते हैं, यानी कि उसमें हम रचनात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। ये मैं सरल भाषा में आपको बता रही हूँ, बाकी पीडीएफ में ये सारी चीजें मेंशन है। और क्या है अनुकरण सिद्धांत में? कि सौंदर्य और आनंद, जो काव्य का उद्देश्य है, केवल नकल बस नहीं करना है कि हम नकल कर दें, हम उसमें क्या करें, दर्शकों को आनंद देना और उनको प्रेरित करना भी है। ठीक है, आगे कहते हैं विभिन्न प्रकार की नकल, यानी कि अलग अलग काव्य रूप, जैसे त्रासदी, हास्य, महाकाव्य, अलग अलग तरीकों से वास्तविकता की नकल करते हैं। जैसे कि त्रासदी गंभीर और उच्च भावनाओं को दिखाती है, जबकि हास्य क्या होता है, हल्के और मजेदार पहलुओं को दर्शाता है। तो ये एक प्रकार की नकल नहीं, विभिन्न प्रकार की नकल इसमें इनके अनुकरण में सिद्धांत में हमको दिखता है। आगे प्लेटो से इनके अनुकरण सिद्धांत में क्या अंतर है? इनके अनुकरण सिद्धांत में यह अंतर है कि प्लेटो ने जहां नकल को सत्य से दूर और हानिकारक माना था, वहीं अरस्तु ने इसको रचनात्मक और शिक्षाप्रद माना। ये दोनों में मूलतः अंतर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। जो इनका अनुकरण सिद्धांत है, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि इसका महत्व ये है कि यहाँ पर जो काव्य है, काव्य को कला का एक महत्वपूर्ण रूप मानता है ये सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। और ये कहता है कि ये केवल मनोरंजन नहीं करता है, ठीक है, बल्कि समाज को गहरे सत्य और आदर्शों से ये जोड़ता है। ये अनुकरण सिद्धांत का मूल है। बाकी इसमें यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है और हाईलाइट भी किया गया है। अरस्तु अनुकरण के संबंध में अरस्तु के क्या विचार है कि चित्रकार किसी भी अन्य कलाकार की तरह कवि क्या है, अनुकर्ता। जैसे चित्रकार एक कलाकार है, वैसे भी कवि भी क्या है, एक अनुकर्ता है। काव्य प्रकृति की अनुकृति है, लेकिन एकदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। आईएमपी पूछा जा सकता है। काव्य दोषों की संख्या अरस्तु 5 मानते हैं। हम ये काव्य दोष चूंकि हमारे सिलेबस में भी था, इसलिए ये आईएमपी है, जिसमें मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरस्तु अनुकरण के प्रकारों के भेद में दुखांतक, प्रहसन और काव्य आदि को मानते हैं। ठीक है, जब हमने एमसीक्यूज कराए थे तब हमने ये चीज उसमें मेंशन की थी। ये जो घड़ा निर्माण की क्रिया है, इसका प्रयोग करके अरस्तु समझाते हैं कि प्रयोजन जो होता है उसको जल के रूप में, उपादान को मिट्टी के रूप में और निमित्तीकरण को कुम्हार, ये पूछा जा सकता उदाहरण, या इनमें से कोई एक चीज के रूप में उसका रूपक पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बाकी आप एमसीक्यूज में देख लीजिएगा, आपको और समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या, विरेचन सिद्धांत देखते हैं। तो विरेचन का मतलब क्या होता है और काव्य के संदर्भ में क्या होता है विरेचन का मतलब? विरेचन का मतलब होता है कि दर्शकों की भावनाओं को शुद्ध करना। क्या करना? जो दर्शकों की भावनाएं हैं उनको शुद्ध करना। ठीक है, अरस्तु का कहना है कि जब लोग एक त्रासदी देखते हैं, क्योंकि त्रासदी हमने इसलिए नहीं पढ़ रहे कि त्रासदी हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन विरेचन त्रासदी से ही निकला हुआ है। तो अरस्तु के 3 सिद्धांत हम देखते हैं, तो अनुकरण सिद्धांत, और एक आपका देखते हैं हम त्रासदी सिद्धांत, फिर हम देखते हैं विरेचन सिद्धांत। ठीक है, तो क्या है
इसमें अरस्तु का कहना है कि जब लोग एक त्रासदी देखते हैं, ठीक है, त्रासदी देखते हैं, तो नायक का क्या देखते हैं, वो दुख और संघर्ष देखकर उसके प्रति दया और भय महसूस करते हैं। ये भावनाएं उनके मन में जो उनके मन में एक नकारात्मक भावनाएं जो जमा थी पहले, उनको बाहर निकाल देती है, जिससे उनका जो मन है हल्का शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को अरस्तु ने कैथारसिस या विरेचन कहा। अभी देखिए सिंपल सी भाषा में विरेचन का सिद्धांत ये बताइए कि जब हमें बहुत दुख होता है, हम बहुत तकलीफ में होते हैं, कोई शोक हमारे सामने आ जाता है, तो जब हम रो लेते हैं ना, तो हमारा जो मन है वो बहुत हल्का हो जाता है। या हम किसी से कुछ बहुत मन बहुत भारी होता है, हम किसी से कुछ बहुत सी बातें कर लेते हैं, अपनी बातों को शेयर कर लेते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। कुल मिला के बात वही है, वही होता है आपका विरेचन सिद्धांत, ठीक है। पर यहाँ काव्य के संबंध में है ये चीजें, वो तो हमने आपकी जो निजी जीवन है इस संबंध में बात की मैंने, लेकिन ये जो है विरेचन सिद्धांत, इसको हम काव्य में देखते हैं। जब साहित्य में जो नाटक या नायक होता है, जो नायक दुख और संघर्ष को जब प्रस्तुत करता है, तो हम जो अपने भीतर के जो भाव हैं वो हम नायक पे आरोपित करके हम अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, अपनी भावनाओं का हम क्या कहते हैं, विरेचन करते हैं। अब इसमें हम और चीज क्या देखते हैं, दुखांतक ओ सॉरी इसमें विरेचन सिद्धांत में क्या देखते हैं कि त्रासदी में क्या होता है, नायक जैसे उसकी गलती या भाग्य के कारण दर्शकों में क्या करते हैं, उसके प्रति दया या उसके प्रति सहानुभूति होती है, ठीक है। और क्या दिखता है हमको, तो हमें दिखता है कि भावनात्मक शुद्धिकरण, जैसे कि दर्शकों के मन में जो दबी नकारात्मक भावनाएं रहती है, जैसे गुस्सा, डर या दुख, उसको बाहर निकालते, जिससे वो मानसिक रूप से शांत और संतुलित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जब आप देखिएगा किन्हीं किन्हीं लोगों को कि जब वो कोई मूवी देखते हैं या फिर मैच देखते हैं, तो जैसे अगर मैच में देखो कि अगर छक्का चौवा लगता हो और अगर मैच ऐसी तरह से फंसा हुआ है कि हमें चाहिए है ज्यादा रन, तो वो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और अगर खुद की टीम का, हमारी साइड की टीम का यदि कोई आउट हो जाता है, तो वो उसको कुछ नकारात्मक शब्द एक्साइटमेंट में जोर से अपने भाव को प्रदर्शित करने लगते, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, विरेचन है, ठीक है। तो भावनाओं का क्या होता है, भावनात्मक शुद्धिकरण होता है, जब वो नायक को या सामने हम जब किसी भी चीज को देखकर अपने भीतर के जो भाव है उनको प्रदर्शित करते हैं। काव्य के उद्देश्य में भी वही होता है। अरस्तु के लिए त्रासदी का उद्देश्य न केवल मनोरंजन है, बल्कि क्या है, दर्शकों के भावनात्मक और नैतिक रूप से बेहतर बनाना। त्रासदी से क्या है, विरेचन निकला, तो विरेचन सिद्धांत काव्य को एक चिकित्सीय प्रक्रिया के रूप में देखता है, जो लोगों की भावनाओं को संतुलित करने में मदद करता है, ठीक है। और यह सिद्धांत आज भी नाटक, सिनेमा और साहित्य में भावनात्मक प्रभाव को समझने के लिए उपयोगी है। इसलिए मैंने बहुत सरल शब्दों में बताया है। इनमें से फिर से वो ऐसी लाइन पढ़ती जो आपको समझ में ना आता, पर अगर आप मूवी से अगर आप समझे तो आप इसको समझ सकते हैं। फिल्म में कभी कभी ऐसे सीन आ जाते हैं कि हम रोने लगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुश हो जाते हैं, कभी हम हंसने लगते हैं, वह भी आपका नायक के संदर्भ में, अगर काव्य के संदर्भ में देखे तो वो वैसा ही है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, यहाँ पर हमने विरेचन सिद्धांत देख लिया सरल शब्दों में, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। अब लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत सरल भाषा में देखते हैं हम यहाँ पर। तो लॉन्जाइनस का समय क्या है, ईसा की तीसरी शताब्दी के आसपास, ठीक है। ये है आपका लॉन्जाइनस। इनका महत्वपूर्ण और जो हमारे सिलेबस में दिया है वो है उदात्त सिद्धांत, ठीक है। अब यही में मैं आपको समझा भी देंगे। उदात्त का अर्थ क्या होता है, उदात्त का मतलब अच्छा ग्रहण करना और खराब को त्याग देना। और इसका विवेचन सर्वप्रथम किसने किया था, केकी लियोस ने, लॉन्जाइनस ने नहीं किया था। ऐसे मैंने क्षेमेंद्र के विषय में भी कहा था, है ना, जब क्षेमेंद्र का हम क्या औचित्य सिद्धांत पढ़ रहे थे, तब भी वहां क्षेमेंद्र ने इसका शब्द का उपयोग नहीं किया था प्रथम बार, और ऐसे ही इनके में भी है। तो औचित्य का अर्थ होता है अच्छा ग्रहण करना, खराब त्याग कर देना, औचित्यवाद के लिए भी और उदात्त के लिए भी। तो लॉन्जाइनस की जो उदात्त संबंधी अवधारणा है
वो व्यापक है। ठीक है, प्रतिभा को ये उदात्त की उत्पत्ति का कारण यहाँ पर मानते हैं। अब देखिए, और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है ऑन द सबलाइम, ठीक है, या पेरुअप्सिस। अब इनका कहना है कि काव्य या साहित्य का सबसे बड़ा गुण क्या है? उदात्तता। ये वो शक्ति है जो साहित्य को असाधारण बना देती है और श्रोता और पाठक के मन में गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। ऐसी भावना जो पाठक को आश्चर्य, विस्मय और उत्साह से भर देता है और उसको रोजमर्रा की सोच से ऊपर उठाकर उसको कुछ महान और गहन अनुभव कराता है। ये काव्य के संबंध में किसने बताया? लॉन्जाइनस ने कहा। यानी कि जैसे कि जब आप कोई कविता या कहानी पढ़ते हैं और उससे आपका मन इतना प्रभावित हो जाता है कि आप उसके बारे में बार बार सोचते हैं और उसका असर लंबे समय तक रखता है, तो वह उदात्तता का प्रभाव है। अब इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे अभी भी, तो आप मूवी को लीजिए। मूवी ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं देखता होगा, मूवी के संदर्भ में अगर हम लेंगे तो हम जल्दी समझ जाएंगे। जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हैं, ठीक है, अब वो फिल्म क्या है, वो आपको भले ही एक, जैसे अभी आई थी लापता लेडीज, ठीक है, बहुत सामान्य सी कहानी थी, बहुत सामान्य, लेकिन उसका प्रभाव क्या था, बहुत ज्यादा पड़ा लोगों पर और बहुत उसने पुरस्कार जीते। ठीक है, तो कहानी सामान्य थी लेकिन उसको प्रस्तुत ऐसे ढंग से किया गया। ऐसे ही कविता और कहानी या साहित्य ऐसा होता है कि रहता वो सामान्य है लेकिन उसको प्रस्तुत ऐसे ढंग से किया जाता है ना, कि उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है, उसके बारे में हम बार बार सोचते हैं और उसका जो असर है वो लंबे समय तक रहता है। तो ये क्या है? तो यही है उदात्तता का प्रभाव, यही है आपका उदात्त सिद्धांत। अब ये तो मैंने सरल भाषा में समझा दिया कि उदात्त सिद्धांत क्या है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो क्या है? उदात्त के विरोधी तत्व, ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे, 3 ही हैं, ज्यादा नहीं है। और 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 क्या पूछा जाएगा? ये कुंतक के वक्रोक्तिवाद के निकट हमको दिखता है, ये चीज दिख जाएगी, ठीक है। और उदात्त के 5 स्रोत कुंतक की सारणी में विद्यमान है, ये तो अभी हमने देख लिया। हाँ, ये बता रही थी मैं, उदात्त के स्रोत या तत्व, ठीक है, तो क्या है? महान विचारों को धारण करने की शक्ति, भावों की प्रबलता, अलंकारों का समुचित प्रयोग। जब मैंने एमसीक्यूज कराए थे उसमें मैंने ये ऑप्शंस दिए हुए थे, 5 इसके क्या है? तत्व है। और 5 इसके क्या है जो हमको सकारात्मक रूप में दिखते हैं, स्रोत तत्व है वो है। और 3 क्या है इसके? विरोधी तत्व है, जिसमें शब्दाडंबर, बालिशता यानी बचकानापन। और अब शब्दों में मत जाइए, इजी भाषा में अगर समझेंगे कि बहुत ज्यादा हमको काव्य में क्या करना, बहुत ज्यादा व्यर्थ के शब्द नहीं डालने हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे शब्द नहीं डालने हैं जिससे क्या होता है कि जो काव्य है वो कमजोर और कुंठित हमको ऐसा महसूस हो, भड़कदार, ठीक है, ऐसी चीजें हमको मतलब ऐसी चीजें हमको बचना चाहिए काव्य में। और भाव का आडंबर, ठीक है, ऐसी चीजें अनुचित है, उनको वहां पर शामिल ना करना। ये हो गया उदात्त के विरोधी तत्व, हमको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। और हमको क्या करना चाहिए कि महान विचारों को धारण करने की शक्ति, मतलब काव्य में हमें कैसी चीजों का, कैसे तत्व होने चाहिए, ऐसे विचार होने चाहिए जिनको हमारे समाज में धारण करने पर क्या हो, जो समाज है वो सशक्त हो, भावों की प्रबलता हो, उसमें अलंकारों का समुचित प्रयोग हो, और क्या हो, भाषा में अभिजात अभिव्यक्ति, अभिजात का मतलब क्या होता है? अभिजात उच्च स्तर पे, ठीक है, तो विशिष्टता से कहना, ठीक है। और गरिमा, गरिमा में क्या होता है कि जो पद हैं, जो आप उस पर चीजें काव्य में, या काव्य का मतलब साहित्य में आप जिस चीज को रख रहे हैं उसका एक गरिमामय, एक सम्यक क्रम और योजना उसमें उपस्थित हो। तो ये हो गया आपका उदात्त सिद्धांत, ठीक है। अभी हमको क्या देखना दूसरा, ये बहुत सरल शब्दों में बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी जो 2-2 3-3 पॉइंट्स हो गए वो आप वैसे भी समझ लेंगे। नेक्स्ट है आपका विलियम वर्ड्स का काव्य भाषा सिद्धांत सरल शब्दों में। यहां हम देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, इन दोनों में बहुत ज्यादा इनके जो जन्म समय है ज्यादा अंतर नहीं है, और ये दोनों में मित्रता भी हमें पता है कि इन दोनों में मित्रता भी रही है। तो इन
वर्ड्सवर्थ के बाद हम देखेंगे कॉलरिज को। तो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर काव्य संबंधी चिंतन किया। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स के नाम से दोनों का पहला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है तो बहुत मुश्किल है कि पूछा जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रथम संस्करण की भूमिका में वर्ड्सवर्थ ने एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट नामक शीर्षक लिखी और बाकी 3 संस्करण की भूमिका प्रीफेस नामक शीर्षक से लिखी। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आ जाए कि प्रीफेस किसकी रचना है तो आप भूल जाएंगे। आप ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि लिरिकल बैलेट और वर्ड्सवर्थ है तो ये इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब इनका काव्य भाषा सिद्धांत क्या है ये हम थोड़ा सा यहाँ पर देख ले। बाकी यहाँ पर मैंने जो अंडरलाइन पेंसिल से भी किया है ना, तो इसको भी एक एक बार भी देख लेगा। इसकी जो 4 संस्करण प्रकाशित हुए थे ना, तो 4 संस्करण में ये वाला इंपॉर्टेंट है और 4 संस्करण ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ का मानना है कि जो काव्य है ना, आम इंसान की भाषा में लिखा जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको क्या हुआ था कि जो एनटीए नेट का या नेट का पेपर होता था उसमें ये 1-2 बार पूछा गया है कि काव्य संबंधी सिद्धांत में, जो काव्य संबंधी सिद्धांत हुआ है तो उन्होंने, जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने क्या बोला है। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ के पहले अगर हम देखें तो पूरे जो उनके पहले काव्य भाषा को क्या दूषित, विकृत, चमकीली और भावहीन आदि कहा गया था। ठीक है, ये कहा गया था। तो वर्ड्सवर्थ का मानना था कि काव्य जो है वो आम इंसान की भाषा में लिखा जाना चाहिए जिससे कि वह सभी के लिए समझने योग्य हो और प्रभावशील हो। देखिए, अगर आपके सिलेबस में ये सिद्धांत दिए तो आप इनको बोझ मत समझिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके सिलेबस में जो भी दिया उसको आप बोझ मत समझिए, आप उसको ऐसे पढ़िए जैसे कि वो आपके जीवन से संबंधित हो। अगर आप उसको अपने जीवन से संबंधित समझेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उसको समझना। तो यही है, यहाँ पर लिखा भी है मैंने, ग्रामीणों की बोलचाल का भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आपको प्रश्न आ सकता है कि किस विद्वान ने या किस पाश्चात्य विचारक ने काव्य में ग्रामीण भाषा या ग्रामीणों की जो बोलचाल की भाषा उसका प्रयोग अनिवार्य माना है या आवश्यक माना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे आ सकते हैं। प्रश्न बनने को कई तरीके से बन सकते हैं, पर यह है कि उन्होंने इस बात पर बल दिया। ठीक है, तो वो बोल रहे थे कि ऐसी भाषा हो जो सबके समझने के लिए, सबके समझने योग्य, प्रभावशाली हो। उनके अनुसार कविता का उद्देश्य मानवीय भावनाओं को व्यक्त करना और पाठक के दिल को छूना है। अब आगे हम देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला कि जो कविता की भाषा है वो आम आदमी की रोजमर्रा की भाषा होनी चाहिए। जो मैंने ग्रामीण भाषा बोला वही है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि भाषा साधारण या कमजोर हो, बल्कि वह ऐसी हो जो लोगों के हृदय से निकलती हो और उनके अनुभव को दर्शाए। ठीक है, भावनाओं का महत्व हो, प्रकृति और मानव जीवन का चित्रण हो, कृत्रिमता का वो विरोध करते थे और वो कविता का उद्देश्य मानते थे कि कविता का जो उद्देश्य है वो पाठकों को आनंद देना और उनके मन को नैतिक और भावनात्मक रूप से ऊंचा उठाना है। कविता को लोगों के अनुभवों और भावनाओं से जोड़ना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। अब ये तो बहुत सरल भाषा मैंने आपको बता दी, और जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, कवि इनके संदर्भ में पूछा जाएगा, कवि दांते ने काव्य में जो ग्राम्य भाषा का प्रयोग है उसको हेय माना है। ठीक है, और ये जो है जॉन रॉन, ड्राइडन, टी.एस. इलियट और एजरा पाउंड, इन्होंने बोलचाल की जो भाषा उसका समर्थन किया है। नव अभिजात्यवादियों ने वर्ड्सवर्थ की इन मान्यताओं का खंडन करके उनके अनन्य मित्र और सहयोगी कॉलरिज ने भी किया है। इनका खंडन क्या किया है, कौन सी मान्यता, ये ग्रामीण वाली, इनका खंडन उन्होंने किया है। कवि की संवेदनशीलता साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने ऐसा कहा, ये कोटेशन में आ सकता है आपको। ठीक है, अब जो मूल रूप से इनके विचार हैं वो ये हैं कि ये पूछे जाते हैं कि गद्य और छंदोबद्ध रचना के बीच ना तो कोई तात्विक अंतर है और ना ही हो सकता है। ये पूछे जाते हैं, ऐसे ही लाइन पूछी जा सकती है। अपनी प्रथम अभिव्यंजनों को मैं प्रायः घृणास्पद मानता हूँ। अधिकतर यही सत्य है कि द्वितीय विचारों के समान द्वितीय शब्द ही उत्तम हो। कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम और अंतिम ज्ञान है। ठीक है, और कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वह रागदीप्त अभिव्यक्त है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद भी आपका दिया हुआ है, पर अभी हम स्वच्छंदतावाद देखने से पहले हम देखेंगे
कॉलरिज को स्वच्छंदतावाद यहाँ इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये आपके वर्ड्सवर्थ से ही संबंधित है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि स्वच्छ, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना। तो इसका श्रेय किसको जाता है? इस शब्द का फ्रेडरिक श्लेगल को जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? उत्पत्ति कैसे हुई शब्द की? रोमांस से हुई है स्वच्छंदतावाद की। ठीक है, जिसका प्रयोग अतिभावुक और कल्पना प्रधान है। आगे हम देखते हैं इसका उदय, स्वच्छंदतावाद का उदय लिरिकल बैलेट्स नामक कविता के संग्रह। अभी इसी के संबंध में हम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर स्वच्छंदतावाद दिया हुआ है। इनके जो समर्थक है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली और कीट्स, बायरन। ये इंपॉर्टेंट है, 5 आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की विशेषताएं। ठीक है, जो हम अपने छायावाद में देखते हैं, कुछ कुछ सेम टू सेम 90% उसी से मिलता जुलता है। ये कथन दिए हुए विद्वानों के, तो हमें विद्वानों में से मेन किसके देखना है? वर्ड्सवर्थ के है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ स्वच्छंदतावाद से जो हमारे भारतीय आलोचक है उनकी भी यहाँ पर छायावादी रचना पल्लव की तुलना लिरिकल बैलेट से की जाती है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल छायावाद को रहस्यवाद का पर्याय मानते हैं। एक बार प्रश्न आया था कि छायावाद की जो रचना है हिंदी साहित्य में, उनमें से सबके एक एक कोटेशन पूछे गए थे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके लिए कहे थे। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, निराला और पंथ की समीक्षा में सौंदर्य बोधक मूल्यों एवं स्वच्छंदतावाद को ध्यान में रखा तथा इनको छायावाद की वृत्ति में प्रतिष्ठित किया। ठीक है, अब हम मैथ्यू आर्नोल्ड को नहीं पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है कॉलरिज को। तो कॉलरिज का हम देखते हैं कल्पना सिद्धांत। चलिए, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत सरल शब्दों में। कॉलरिज, तो कॉलरिज और कल्पना, ठीक है, इससे आप पहले तो ये याद कर लीजिएगा कि इनका सिद्धांत है, तो क से आप रिलेट कर लीजिएगा। अब इनका मानना है, सरल शब्दों में हम देखें, कि कविता की रचना में कल्पना सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है। किसको मान रहे हैं ये? कल्पना को सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मानते, इमेजिनेशन को। ठीक है जो जो क्या कहते हैं, कल्पना है, कल्पना मानसिक शक्ति है जो कवि को साधारण चीजों को असाधारण और सुंदर रूप में प्रस्तुत करने में मदद करती है। यह केवल वास्तविकता को भी दर्शाती है और उसके साथ ही नयापन, सौंदर्य और गहराई से ये जोड़ती है। कल्पना दो भागों में इसको बांटा है कल्पना सिद्धांत को, एक प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है, और हम इसमें क्या देखते हैं? फैंटेसी को भी देखते हैं। तो इसको परिभाषित करते हुए प्लेटो ने इसके लिए फैंटेसिया शब्द का प्रयोग किया है, जो जिसकी जड़ असत्य और मिथ्या पर आधारित होती है। कल्पना का स्थान भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिभा जैसा है, आईएमपी। वक्रोक्ति देख लिया हमने, औचित्य देख लिया हमने, स्वच्छंदतावाद देख लिया हमने। अब हम देखते हैं प्रतिभा। जो काव्यशास्त्र में हमने प्रतिभा पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, है ना। तो उसी में एक प्रतिभा था, तो उसी का हम क्या मानते हैं भारतीय काव्यशास्त्र में? प्रतिभा किसका? कल्पना का। ठीक है, तो उससे आप रिलेट करके देख लीजिएगा। आप क्या बोलते हैं? अगर आपसे प्रतिभा कीवर्ड, आप इसके लिए प्रतिभा भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? अगर कोई प्रतिभा और प्रतिभा और प्रज्ञा ऐसे करके कोई कीवर्ड आए, या फैंटेसी, तो आप उसमें क्या लगाएंगे? उत्तर, अगर विचारकों से पूछा जा रहा है तो आप क्या लगाएंगे? कॉलरिज को लगाएंगे। ये आपका क्या है? कीवर्ड है। ठीक है, हाँ, ये प्रतिभा जन्मजात होती है, ये अंतर दिया है उसमें। मूल क्या है? इन्होंने काव्य में कल्पना का ही महत्व बनाया है और कल्पना के लिए बताया है कि कल्पना दो रूप से होती है, एक मुख्य कल्पना होती है, दूसरी होती है गौर कल्पना होती है या रम्य कल्पना होती है। ठीक है, ये अंतर है। कॉलेज को कल्पना के विवेचन की प्रेरणा वर्ड्सवर्थ के काव्य पाठ से मिली। आगे देखते हैं हम। अंतर दिया है, अंतर नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा आपको, अगर कॉलेज से पूछा जाएगा तो कॉलेज के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, समय आपका, और ये जो मैंने 2-3 चीजें बताई कीवर्ड्स वाली, ये प्राथमिक, द्वितीय, गौण, रम्य, ये पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ पूरा दिया ही हुआ है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा कौन सा है?
टीएस इलियट का परंपरा सिद्धांत और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ये तो निर्वैयक्तिकता तो नहीं पढ़े तो चलेगा क्योंकि पिछली बार पूछा जा चुका है। टीएस इलियट का परंपरा का सिद्धांत सरल शब्दों में, तो निर्वैयक्तिकता हम छोड़ देंगे, हम निर्वैयक्तिकता नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 जून के हिसाब से, तो हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। निर्वैयक्तिकता से एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है तो बहुत 99% है कि नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम टीएस इलियट का देखेंगे परंपरा का सिद्धांत। हम देख रहे हैं परंपरा का सिद्धांत। क्रोचे का भी इंद्रावाद नेट पे पूछा जाता है, आपके से नहीं पूछा जाएगा। तो जो टीएस इलियट है ये क्या है, इनका जो परंपरा का सिद्धांत है इसमें कहते हैं कि कोई भी जो कवि और लेखक होता है अकेले नहीं होता है, उसकी रचना साहित्य परंपरा से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, क्या होती है, साहित्य परंपरा से जुड़ी हुई होती है। और परंपरा का मतलब साहित्य की वह धरोहर जो पहले के कवियों और लेखकों ने बनाई है। एक अच्छा कवि परंपरा को समझता है, उसका सम्मान करता है और अपनी रचनात्मकता से उसको एक नया रूप देता है। इलियट के लिए कविता लिखना सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करना नहीं है बल्कि परंपरा के साथ एक रचनात्मक संवाद करना है। अब देखिए, रिचर्ड नहीं पढ़ने हमको। टीएस इलियट का एक निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, एक हो गया आपका परंपरा का सिद्धांत, एक होता संवेदनशीलता का असहज। मुझे लगता है कि आपका पेज आगे पीछे हो गया है। चलिए मैं आपको ऐसे सरल शब्दों में बता देती हूँ कि जो अभी मैं इसको ऐड कर दूंगी, शायद वो पेज छूट गया इसमें से। तो क्या होता है, जैसे देखिए सरल शब्दों में बता दूं आपको एक उदाहरण देके यहाँ पर कि क्या है परंपरा का सिद्धांत। देखिए जैसे जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा। ठीक है, अब कामायनी इतनी बड़ी रचना उन्होंने लिखी तो खुद के पूरे कल्पना से तो नहीं लिखी उन्होंने। उन्होंने क्या किया, पुरानी पौराणिक जो कथा थी, कहानियां थी, उनको आधार लिया, जैसे मनु श्रद्धा को लिया, लेकिन उसको उन्होंने आधुनिक दर्शन और भावनाओं के साथ उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। तो यही होता है परंपरा। परंपरा कैसी, जो हमारे पुराना साहित्य है, पुरानी चीजें हैं, वो होती है हमारी परंपरा। और उसको नए रूप में, आधुनिक रूप में उसकी चीजों को प्रस्तुत करना क्या होता है, वो होता है, वही उनको बताया है कि जो टी.एस. इलियट है वही उन्होंने काव्य साहित्य के संबंध में दिखाया है। कि जैसे मान लीजिए एक कवि है, नदी के बारे में कविता लिखता है, तो वह कालिदास की प्रकृति कविताओं से जो प्रेरणा लेता है ना, मतलब ये क्या है, ये परंपरा है, लेकिन नदी को आज के प्रदूषण और पर्यावरण के मुद्दे से जोड़ कर लिखता है। ये क्या है, ये नई प्रतिभा है। और यही क्या है, यही परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा का क्या है, तो मिश्रण होता है। और इसी के बारे में क्या करते हैं ये जो टी.एस. इलियट है, ये साहित्य में ये इसको उपयोगी मानते हैं। ठीक है, तो टी.एस. इलियट क्या है, कविता को परंपरा और नई प्रतिभा का मिश्रण मानते हैं, जहां कवि का व्यक्तित्व क्या होता है, पीछे रह जाता है, और जो चीजें परंपरा है, प्रतिभा है, वो मिश्रण करके साहित्य में आगे प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये हमें ये सिद्धांत क्या बताता है कि जो नया साहित्य लिखने के लिए पुराने साहित्य को समझना जरूरी है, और कविता सिर्फ अपनी भावनाएं लिखना नहीं है बल्कि साहित्य के बड़े इतिहास का हिस्सा बनना है। ठीक है, ये मैं चीज ऐड कर दूंगी। और ये सिद्धांत है, ये हमको परंपरा का सम्मान करना, उसका नया रूप देना हमको सिखाता है। तो यही है टी.एस. इलियट का जो परंपरा सिद्धांत है कि कविता जो क्या है, पुराने साहित्य, यानी कि पुराने साहित्य से अर्थ क्या है इसका, पुराने साहित्य से अर्थ है परंपरा। ठीक है, परंपरा और कवि की नई रचनात्मकता का क्या है, मेल है। कवि को अतीत को समझना चाहिए और अपनी कविता से उसको बेहतर करना चाहिए। और कविता का जो मैं होता है ना, मैं नहीं बल्कि कला और परंपरा का इसमें महत्वपूर्ण जो मिश्रण है वो होना चाहिए। ये है आपका जो टी.एस. इलियट का सरल शब्दों में